गाइस वेलकम टू द वीडियो। तो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे EMRS TGT 2025 TGT साइंस के लिए कंप्लीट टीयर 2 की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो गाइस पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टीयर 1 की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो जिन लोगों ने अभी तक टीयर 1 की स्ट्रेटजी नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो प्लीज आई बटन पे जाइए और पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप यहाँ पर आइए। सो दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। My name is Anuj Nagar. I'm working as TGT Natural Science and Directorate of Education New Delhi और DSSB TGT 2021 मैंने क्वालिफाई किया था इस जॉब के लिए। इसके अलावा मैं NVS TGT PGT में भी सिलेक्ट हो चुका हूँ। CTET और HTET क्लियर मैं कर चुका हूँ। एक छोटी सी बात लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, वो क्या है, पहले आप टीयर 1 पर ही फोकस करिए। टीयर 1 इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर टीयर 1 आपका क्लियर नहीं हुआ तो टीयर 2 में आप वैसे भी पहुंचने वाले नहीं है। तो टीयर 1 को आप अभी ज्यादा टाइम दीजिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप 5-6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें से 1 या 2 घंटे ही आप रखिए साइंस के लिए, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, उसके लिए 1 या 2 घंटे ही रखिए। उसके अलावा जितना भी टाइम है सब आप दीजिए टीयर 1 को, क्योंकि टीयर 1 के बाद ही आप इस एग्जाम को टीयर 2 को दे पाएंगे और वहीं पर ये आपकी तैयारी काम आएगी। तो चलिए चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट स्ट्रेटजी और आपको बुक लिस्ट के बारे में बताया जाएगा, प्लान कैसे रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए EMRS TGT साइंस टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। 2 चीजें लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे डिस्क्रिप्शन में, एक तो जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और दूसरा सिलेबस के लिए, और तीसरा कुछ एक ने रिक्रूटमेंट रूल्स के लिए भी बोला था, रिक्रूटमेंट रूल्स। तो गाइस देखिए EMRS की जो वेबसाइट है वो अभी पता नहीं क्या हो रहा है, उसको बिजी चल रही है। सरकारी वेबसाइट है, कभी भी ठप हो जाती है, कभी भी हैंग हो जाती है, तो वो ओपन ही नहीं हो रही। मेरे पीसी से तो ओपन हो नहीं रही, वेबसाइट नॉट एक्सेसिबल है। 4 दिन हो गए हैं मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक मैं उस वेबसाइट पर नहीं पहुंच पाया हूँ। मैंने तो ये जो स्क्रीनशॉट्स भी लिए हैं, किसी और वेबसाइट से मैंने नोटिफिकेशन निकाला, हालांकि है ऑफिशियली नोटिफिकेशन, लेकिन मैंने वेबसाइट से डाउनलोड नहीं किया। तो ये जो सिलेबस और रिक्रूटमेंट रूल्स की बात है गाइस, ये ऑफिशियल वेबसाइट से अभी मैं नहीं ले पाया हूं क्योंकि वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है। तो देखिए टीयर 2 में कैसा रहेगा, टोटल 55 क्वेश्चन आएंगे गाइस। इन 55 में से 40 तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 15 रहेंगे सब्जेक्टिव। और ये जो 15 क्वेश्चन है ये होंगे 4-4 नंबर के, 4 नंबर का एक क्वेश्चन। और ये जो 40 क्वेश्चन है ये होंगे 1 नंबर के। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी। नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक है इस एग्जाम में, 0.33 यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होने वाली है। तो गलत अटेम्प्ट आपको कम से कम करने हैं, कोशिश करिए तुक्का ना लगाएं। और जो आपकी मेरिट है, फाइनल मेरिट लिस्ट, वो भी प्रिपेयर की जाएगी टीयर 2 एग्जाम के ऊपर ही। तो देखिए इस एग्जाम की 2 स्टेजेस हैं TGT के लिए, टीयर 1 और टीयर 2। जो टीयर 1 क्लियर करेगा वो सिर्फ क्वालिफाई हो जाएगा टीयर 2 देने के लिए, और टीयर 1 के मार्क्स बिल्कुल भी ऐड नहीं किए जाएंगे फाइनल सिलेक्शन में, सिर्फ टीयर 2 के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जरा देखिए यहाँ पर जो 60 नंबर हैं यानी 60% ऑफ द सिलेबस है वो है गाइस सब्जेक्टिव एग्जाम है, रिटन एग्जाम है। तो यहाँ हमारे लिए राइटिंग प्रैक्टिस भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब जैसे यूपीएससी वाले बच्चे करते हैं, रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस वो करते हैं, वैसा ही हमें भी करना होगा। हम मानकर चल रहे हैं कि लगभग 3 महीने हमारे पास इस एग्जाम के लिए। तो अभी तो हम जो हमारा मेजर फोकस है रखेंगे प्रिलिमिनरी यानी टीयर 1 के लिए, और टीयर 2 का थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा हम पढ़ते रहेंगे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा जैसे आप अपने हिसाब से टाइम निकाल पाए। लेकिन टीयर 2 पे कंप्लीट फोकस शिफ्ट कर देना है जैसे ही आपका टीयर 1 एग्जाम हो जाएगा। और हर रोज 1 क्वेश्चन लिख सकते हैं हम। हर रोज 1 क्वेश्चन लिखने से क्या होगा, हम उस मोड में आएंगे, प्रैक्टिस मोड में, और वही जो हमारी आदत है लिखने की वही एग्जाम में जाकर रिफ्लेक्ट होगी। अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें जो बंदा अक्षय कुमार को कुंफू सिखाता है उसने एक बात बोली थी, मुझे तुम्हारी उन 1000 किक से डर नहीं लगता जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे तुम्हारी उस एक किक से डर लगता है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस की है। तो सीधी सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और कुछ ऐसी ही बात ब्रूस ली ने भी बोली है। तो इसलिए आपको हर रोज कम से कम 1 क्वेश्चन तो लिखना है।
चाहे आप अच्छा लिखें बुरा लिखें, दैट डजेंट मैटर, कहाँ से लिखना है ये भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन लिखना है। इस हाथ का और दिमाग का जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो एग्जाम में भी आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, चाहे नॉलेज आप कितनी भी गेन कर लें। तो चलिए अब बढ़ते हैं सिलेबस की ओर, और सिलेबस की ओर बढ़ने से पहले कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करें। गाइस देखिए, इस एग्जाम में जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, टीजीटी साइंस की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले ही एलिजिबल है हाल फिलहाल। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए कई सारी क्वेरीज आ रही हैं गाइस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। देखिए जो नॉन मेडिकल वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स जिन्होंने किया है या पीसीएम से जिन्होंने अपनी बीएससी की है, वो तो एकदम इनएलिजिबल करार दिया गया है इस एग्जाम में। वो मैथ्स के लिए देखें अपना एप्लीकेशन, क्योंकि वो मैथ्स में अप्लाई कर सकते हैं पीसीएम वाले। और जो फिजिक्स ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स वाले हैं उनको तो कहीं का नहीं छोड़ रखा ईएमआरएस ने। अब जिन बच्चों के पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे पीसीबी में लाइक बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, वो तो सीधे सीधे एलिजिबल हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिनके पास भी बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री है, दे आर क्लियरली एलिजिबल, उनको सोचना भी नहीं है। डाउट वहां आ रहा है जहां बच्चों के पास, किसी के पास केमिस्ट्री की जगह बायोटेक्नोलॉजी है, किसी के पास जूलॉजी की जगह जेनेटिक्स है, किसी के पास कुछ और अलाइड साइंस, अलाइड बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है, तो कुछ और अलाइड बायोलॉजी की ब्रांच है। तो वो बच्चे बड़े कंफ्यूजन में है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में जो मेंशन्ड एलिजिबिलिटी में बॉटनी मेंशन्ड है, जूलॉजी मेंशन्ड है, केमिस्ट्री मेंशन्ड है और लाइफ साइंस मेंशन्ड है। अब देखिए कई यूनिवर्सिटीज हैं जो एमएससी लाइफ साइंस के नाम से कराती हैं, बीएससी लाइफ साइंस के नाम से कराती हैं, वहां सब्जेक्ट होता है पर्टिकुलरली लाइफ साइंस। अब कंफ्यूजन की बात यह है, क्या इस लाइफ साइंस में जो अलाइड साइंसेज हैं लाइक बायोटेक को क्या इसमें कंसिडर किया जाएगा, क्या इसमें जेनेटिक्स से जिन्होंने अपनी बीएससी एमएससी में जो सब्जेक्ट लिया हुआ है क्या उसको कंसिडर किया जाएगा, या ऐसे कोई और अदर अलाइड ब्रांच है लाइक फिजियोलॉजी में भी कई बच्चे करते हैं, कई पैथोलॉजी में करते हैं, तो क्या इनको भी कंसिडर किया जाएगा। इस पर बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है, क्योंकि अभी तक रिक्रूटमेंट रूल्स एक्सेसिबल नहीं हो पाए हैं, वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही है, और नोटिफिकेशन में तो क्लियरली ये चार सब्जेक्ट्स ही मेंशन्ड हैं, इनके अलावा और कोई सब्जेक्ट मेंशन्ड ही नहीं है। तो फिर भी मेरा आप लोगों को जो सलाह है ये रहेगी, जो भी बच्चे अलाइड साइंसेज वाले हैं, आप क्या करें, अप्लाई जरूर कर दें अभी के लिए, आगे क्या होगा देखा जाएगा। अगर आप डीवी तक पहुंचते हैं, पहले तो डीवी में हैंडल करेंगे सिचुएशन को। मान लीजिए आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो कोर्ट का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि आपका केस बिल्कुल जेन्युइन है। पीसीएम वालों की तरह, पीसीएम के साथ तो क्या है कि इन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री को ये बायोलॉजिकल साइंस में कंसिडर कर ही नहीं रहे, साइंस के लिए इनको बायोलॉजी बैकग्राउंड चाहिए। तो यहाँ तो हम क्लियरली इस बात पर अपना जो दबदबा बना सकते हैं कि ये जो अलाइड बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं है तो ये भी लाइफ साइंसेज ही, तो ऐसा हम अपना रिप्रेजेंटेशन वहां पर दे सकते हैं। हालांकि अभी इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, तो आप इन चीजों पर अभी ध्यान ना दें, सिर्फ अप्लाई कर दें, आंख बंद कर एग्जाम के लिए चले जाएं। और मान लीजिए आप अनलकीली सेलेक्ट नहीं भी हो पाए, आपको रिजेक्ट कर दिया गया, अनलकीली अगर ऐसा होता भी है, तो भी आप सोचिए आपकी तैयारी कितनी तगड़ी हो जाएगी। जैसे ही अगला कोई एग्जाम आएगा, केवीएस एनवीएस या DSSS भी आपका स्टेट का कोई एग्जाम आएगा, या कोई टेट आएगा आपके स्टेट का, वहां आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ हम रिटर्न भी तैयारी करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह की हम तैयारी यहाँ करेंगे। तो आप सोचिए किस लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी। और फिर जब आप किसी भी एग्जाम को देंगे, बी इट केवीएस एनवीएस या DSSS भी, कोई भी एग्जाम आप देंगे इसके बाद, वहां पर ये तैयारी क्लियरली रिफ्लेक्ट होगी और आपका वो एग्जाम बड़ा अच्छा जाएगा। तो जब एक खिड़की बंद हो जाती है तो कोई नई खिड़की खुल जाती है, इसी तरह किस्मत की चाबी काम करती है, और द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। अब देखिए गाइस, क्योंकि सभी बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले हैं तो बायोलॉजी तो सबको ही आती होगी फॉर श्योर, सबका ही फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी रहेगा, और सभी बच्चे कम से कम 12 तक की बायोलॉजी घोट कर पी चुके होंगे। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा, यानी आपको जो एक्स्ट्रा एज देगा, वो है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी से तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि आपको कुछ छोड़ना भी है, बायोलॉजी को आप पूरा करें। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको कितना पढ़ना है वो आज मैं आपको बता देता
देता हूँ। देखिए आपके सोर्सेज क्या रहने वाले हैं। फिजिक्स के लिए आपको 8th 9th 10th की एनसीईआरटी से फिजिक्स करनी है, वहां से थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी में दिए हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं वो सब आपको सोल्व करने हैं। इतना ही करना है फिजिक्स के लिए, इससे ज्यादा डीप में नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि जाएंगे फिर वो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट आएगा 11th 12th लेवल का, वो सोल्व नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है उसको छोड़ दो। और इस एग्जाम की कमाल की बात यह है, ये एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा, ये एग्जाम होगा गाइस ऑफलाइन, यानी OMR शीट पर ही एग्जाम होने वाला है। तो कुछ लोगों के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि OMR शीट पर क्या है, बच्चे कंफर्टेबल होते हैं, एक साथ हम कई सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, जब चाहे किसी भी शीट को पलट सकते हैं, उस सेक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं। और केमिस्ट्री के लिए आपको क्या पढ़ना है, 8th 9th 10th तक तो आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है। हालांकि केमिस्ट्री में 10th तक कुछ ज्यादा खास है भी नहीं। 11th 12th की केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है, वहां से आपको सिर्फ सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। तो गाइज ये जो मैं आपके रिसोर्सेज बता रहा हूँ, एक छोटा सा पेज लीजिए, उस पर नोट करिए और क्लियरली लिख कर दीवार पर चिपका दीजिए। फिर अपनी स्ट्रेटजी को आपको बदलना नहीं है। एक बार जो स्ट्रेटजी बना ली, उस स्ट्रेटजी से फिर हटना नहीं है। दो नाव पर सवार होंगे तो टांगे ऐसे चौड़ी होकर फट जाएंगी और आप डूब कर मर जाएंगे। इसलिए इस सरकारी नौकरी के समुद्र को पार करना है तो सिलेबस इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ना कि आप रिवाइज ही ना कर पाए। याद रखिए गाइस, अगेन फिर से आपको वही बात बोल रहा हूँ, रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जब तक रिवीजन नहीं होगी, और एक रिवीजन नहीं, मल्टीपल रिवीजन, आपको अपने सिलेबस को 3-4 बार रिवाइज करना होगा, तब जाकर चीजें याद रह पाएंगी। बायोलॉजी के लिए आपको क्या करना है गाइस, 8th से लेके 12th तक की एनसीईआरटी एकदम कंप्लीट करनी है, कंप्लीट, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी सभी बायोलॉजिक बैकग्राउंड वाले बच्चे अच्छे से पढ़कर जाएंगे। फिर है गाइस प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, तो आपके पास ढेर सारा क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। DSSS के इतने एग्जाम्स हुए हैं, KVS NVS और EMRS के जो पिछले साल वाले एग्जाम्स हैं, उन सब से आप रेफरेंस ले सकते हैं। वहां से PYQ की आप प्रैक्टिस करें, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वहीं से बन जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स वहीं तैयार हो जाएंगे। फिर आप कर सकते हैं एनसीईआरटी की ही एग्जाम्पलर, और एनसीईआरटी को जब आप करेंगे, आपको सारी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उसके बाद आप PYQ जब करेंगे, या PYQ आप साथ साथ भी कर सकते हैं, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, वैसे चैप्टर वाइज आप मत चलिएगा, पोर्शन वाइज करिए, सब्जेक्ट वाइज। जैसे आपने पहले पूरी फिजिक्स कर ली, ये पूरी फिजिक्स, फिर आप PYQ उठाइए और वहां से फिजिक्स के क्वेश्चन निकालना शुरू करिए, तब आपको मजा आएगा करने में। फिर आप मूव करिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके पास नहीं भी है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर लिख के सर्च करिए, आपको गूगल एनसीईआरटी की वेबसाइट पर ले जाएगा और वहां से आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डाउनलोड कर सकते हैं। असल में इस बुक में क्या होता है, एनसीईआरटी बुक से ही कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको डीप लेवल पर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकाल कर रखे गए होते हैं जो आपकी एनसीईआरटी, जो नॉर्मल एनसीईआरटी बुक है, उसमें नहीं होते। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है, वैसे तो मेरे हिसाब से टाइम बचेगा नहीं, क्योंकि इतने सारे ये पेपर्स आप सोल्व करेंगे तो कहाँ टाइम बचने वाला है, तो आप एक बुक पर जा सकते हैं, प्राइवेट पब्लिकेशन है, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स। ये बुक काफी अच्छी है, ये बुक मैंने भी मेरी प्रिपरेशन के टाइम पढ़ी थी। तो इस बुक में क्या है, एनसीईआरटी से एकदम लाइन टू लाइन MCQs निकाल रखे होते हैं, हर चैप्टर में लगभग 100 क्वेश्चंस निकाल रखे होते हैं। तो आप सोचिए, जब हर चैप्टर में आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी तैयारी कितने अच्छे लेवल की होगी। ये बुक बच्चे नीट में इस्तेमाल करते हैं, तो ये नीट लेवल की बुक है एनसीईआरटी लेवल की ही, लेकिन जो क्वेश्चंस की डेप्थ है वो नीट लेवल की आप मान सकते हैं। तो इससे ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना पढ़ लेंगे ना, अगर इतना सारा जो मैंने आपको बताया है, इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में, साइंस में अराउंड 80-90% सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर ले जाएंगे। अब 10% का तो वो वेरिएशन रहता ही है, कोई क्वेश्चन हो सकता है करंट अफेयर्स में से डाल दिया, या कोई क्वेश्चन ज्यादा ही हाई लेवल का पूछ लिया जो यहाँ तक कवर नहीं होता। लेकिन आप ये देखिए, हमने अराउंड 90% ऑफ द पेपर है वो अटेम्प्ट कर दिया है, बहुत है सिलेक्शन के लिए। पिछली वीडियो में गाइस हम देख चुके हैं कि जो सिलेक्शन था TGT साइंस के लिए, वो 63 मार्क्स पर हो गया था, यानी 120 में से जिस बच्चे के 63 मार्क्स आ गए, तो इसे हम बोलते हैं 50% के अराउंड, या 52% के अराउंड कट ऑफ गई थी। ये तो सिलेक्शन की कट ऑफ है 52%। हम यहाँ पर पहले प्री देंगे, प्री में हमने हमारा जो टारगेट रखा है कि अराउंड 60% हमें मार्क्स लेने हैं, ताकि हम कट ऑफ क्लियर करें और टियर 2 में बैठ पाए। और टियर 2 में जो पेपर है 100 नंबर का है। अब क्योंकि इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है, जो 60 नंबर का पेपर है वो है सब्जेक्टिव, 40 नंबर का पेपर है वो
ऑब्जेक्टिव। तो ये 60 नंबर बहुत कुछ डिसाइड करेंगे, आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, ये सब इस 60 नंबर को डिसाइड करेंगे। और ये जो 40 नंबर है, अब आपको कोशिश करनी है इन 40 MCQs में से कम 30 तो आपको क्लियरली आते हों। फिर एक दो का आप तुक्का भी मारेंगे, ज्यादा तुक्के नहीं मारेंगे, क्योंकि 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ बड़ी भारी है, यूपीएससी लेवल की नेगेटिव मार्किंग है। अदरवाइज जो जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसमें हम रिस्क ले सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी कि इन 40 में से 30-35 क्वेश्चन तो हमें क्लियरली आते हो, इसलिए मैंने आपको ये सारे रिसोर्सेज बताए हैं। और अगर आप देखेंगे तो सब एनसीईआरटी ही हैं, मैंने कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन नहीं बताया सिवाय इस एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स के। बट इन फैक्ट वो भी एनसीईआरटी की तरह ही है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी में से लाइन टू लाइन निकाले गए हैं। तो हमारी जो तैयारी है टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होने वाली है। राइटिंग प्रैक्टिस की बात करें गाइस, हर रोज आपको एक आंसर लिखना है। क्वेश्चन आप कहां से लेंगे? वैसे तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं भी हर रोज आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो सीबीएसई के पीवाईक्यूज हैं 11-12 लेवल तक के सवाल आते हैं। हाँ, अभी इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आप फिजिक्स करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे और बायोलॉजी करेंगे, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आप सिर्फ 10th लेवल के ही सीबीएसई के क्वेश्चन आप करेंगे। हाँ, जो सेलेक्टिव टॉपिक्स हम 11-12 से कर रहे हैं उनके लिए आप सीबीएसई के 11-12 के टॉपिक्स देख सकते हैं। बायोलॉजी के लिए आपको अप टू 12th लेवल के सीबीएसई के क्वेश्चंस देखने हैं, बिल्कुल देखने हैं। एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सारी एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे। इतना जब हम कर लेंगे तो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो गई, कुछ नहीं बचा करने को। इस एग्जाम में अगर आप इतना पढ़कर चले जाएंगे तो आराम से आप 80-90% पेपर आप अटेम्प्ट कर देंगे और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ धूमधाम से आप टॉपर बन के बाहर निकलेंगे। हाथ में होगी सरकारी नौकरी, चेहरे पे काला चश्मा और रोडवेज का टिकट ऐसे फाड़ कर फेंक देंगे और बोलेंगे मैं जा रहा हूँ शोरूम में अपनी गाड़ी बुक करवाने। इस तरह का मोटिवेशन आपके अंदर आ जाएगा। तो गाइस अब बात करते हैं सिलेबस की, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है मैं आपको प्रिसाइजली बता देता हूँ। वैसे तो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, एक बार फिर इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात करें, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं गाइस ये 10th की एनसीईआरटी में हैं, तो वहीं से आपको करना है। लाइट के जितने भी टॉपिक्स हैं A to Z ये जितने दिए हुए हैं गाइस 10th की एनसीईआरटी से करना है। हाँ गाइस, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने टीजीटी साइंस का सिलेबस लिया है एक्चुअली ये है 2023 वाले एग्जाम का, क्योंकि 2025 वाले एग्जाम का जो सिलेबस है वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है और किसी और वेबसाइट पर भी मुझे ये एक्सेसिबल नहीं हो पाया। तो जब वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी EMRS की, मैं इन दोनों सिलेबस को मैच करके देखूंगा। वैसे तो चेंज नहीं होने वाला, फिर भी अगर कुछ भी एक आध टॉपिक चेंज होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपनी अगली वीडियोस में। तो तब तक के लिए हम इन टॉपिक्स के हिसाब से ही अपनी पढ़ाई करेंगे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी टोटली क्लियरली दिया हुआ है 10th क्लास की एनसीईआरटी में, एकदम पूरा ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें सारे दिए हुए हैं। लाइन टू लाइन पढ़ना है गाइस, जब आप लाइंस को मिस कर देंगे तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। इन बिटवीन द लाइंस आपको रीड करना है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी को इतना डीपली पढ़ लिया किसी और बुक की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मान लीजिए आपने 8, 9, 10th की फिजिक्स पूरी कर ली, उसके बाद जब आप एमसीक्यूज सोल्व करेंगे पीवाईक्यूज से, DSSS के, केवीएस के, एनवीएस के, आपको पता चलेगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है, क्योंकि सब आता ही एनसीईआरटी से है। और लोग बड़ा अंडरमाइन करते हैं इन बुक्स को, उनको लगता है तो बच्चों की बुक्स हैं। बच्चों की बुक्स नहीं है। पढ़ाने वाला अगर अच्छा हो, उसके अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग अगर रखता हो, तो इन्हीं बुक्स में से आप बच्चों का NTSC ओलंपियाड तक क्लियर करवा सकते हैं। मोशन वाला जो चैप्टर है पूरा का पूरा 10th में से आएगा, 10th एनसीईआरटी। ग्रेविटेशन पूरा का पूरा, एक टॉपिक भी ऐसा नहीं है गाइस जिसके लिए हमें 11-12 पर मूव करना पड़े। फ्लोटिंग या फ्लोटेशन, ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है ये भी 10th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये टॉपिक ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ही दिया हुआ है। थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल सब दिया हुआ है उसमें। साउंड वाला जो टॉपिक है भाई पूरा का पूरा 9th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। गाइस देखिए, मैटर वाला जो चैप्टर है, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड में जो डिफरेंस है ये आपको मिल जाएगा 9th की एनसीईआरटी से। अब इन टॉपिक्स को हाईलाइट करिए गाइस। प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, इनको आप हाईलाइट करिए। ये जो दो टॉपिक्स हैं ये आपको 9th की एनसीईआरटी में दिए गए हैं, लेकिन पुराने वाले एडिशन में, जैसे मेरे पास 2018 या 19 का एडिशन है, उसमें ये चैप्टर के जो ये मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वाला चैप्टर है उसके एकदम लास्ट में थोड़ा सा पोर्शन दिया हुआ है और नई बुक में से इसको हटा दिया गया है। तो मैं आपको एडवाइस यही करूंगा
कि आप कहीं से भी जुगाड़ करिए। जब आप एनसीईआरटी बुक्स लेंगे 8, 9, 10 की, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, देखिए 8th की तो नई बुक आ गई है तो अभी आप वही लीजिए। 9th और 10th के लिए आप क्या करिए, जैसे 2018, 19, 20, 21 इन सालों के आपको अगर एडिशन अवेलेबल हो जाए तो आप वो वाले लीजिए, क्योंकि उनमें थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद एनसीईआरटी को थोड़ा सा कट किया गया है, उसमें से काफ़ी सिलेबस काट दिया गया है, तो वो चीज़ें अब हमारे एग्जाम्स में तो आएंगी ही। अब पता नहीं गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए सिलेबस घटा देती है। बच्चों के अंदर नॉलेज को इंप्रूव करने के बजाय सिलेबस कम करके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं बच्चों के, और ये दिखा दिया जाता है कि रिजल्ट इंप्रूव हो गया। ये कौन सा तरीका होता है किसी भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी का, मुझे समझ नहीं आता। टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, अब इसके लिए आपको मूव करना पड़ेगा 11th की एनसीईआरटी पर। थोड़ा सा बेसिक लेवल पर ही पढ़ना है गाइस, पढ़ना 11th से है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, 11th की भी एनसीईआरटी से, और बहुत बेसिक लेवल पर, जैसे वंडरवॉल्स फोर्सेज, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इस तरह के जो बिल्कुल बेसिक लेवल के टॉपिक्स हैं वो हमें करने हैं। तो 11, 12 से हम जो भी पढ़ेंगे एकदम बेसिक लेवल पर पढ़ना है, ज्यादा डीप नहीं जाना, हमें कोई नीट क्लियर नहीं करना है। फिर है मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस, ये आपको 9th के एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा। गाइस देखिए, जिनको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपको 9, 10th में मिल जाएगा, और जिनको ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपको 11, 12th में मिलेगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा अपने 11th की एनसीईआरटी से। जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर, वहां ये चीजें दी गई हैं। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, वो वाला आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है कोलॉइड्स के बारे में। कोलॉइड्स के बारे में जितना कुछ आपको 9th में दिया है मोर देन इनफ है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वहां से बन जाते हैं, उन्हीं को आप ढंग से पढ़ ले। टिंडल इफेक्ट भी है वहां पर, ब्राउनियन मूवमेंट भी है, सस्पेंशन भी है, तो ये सब आपको 9th में ही मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी आपको 9th में मिल जाएगा। फिर आता है एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिजिकल केमिकल चेंजेस, ये आप 11th की एनसीईआरटी से करेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी आप 11th की एनसीईआरटी से करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें एक ज्यादा बेहतर डेफिनेशन और मोल कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से आपको करना है 11th से ही। फिर आता है मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, ये भी आप 11th की एनसीईआरटी से ही करेंगे। फिर अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डाल्टन की थ्योरी आप 9th से कर लेंगे, जे थॉमसन का मॉडल आप 9th से कर लेंगे, रदरफोर्ड 9th की बुक से कर लेंगे, बोहर का मॉडल 9th की बुक से हो जाएगा, और डिस्चार्ज ट्यूब वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको 11th में ही मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी आप 11th से करिए। फॉर्मेशन ऑफ आयंस 11th से करिए। फिर है मेटल किसे कहेंगे, मेटलॉइड, नॉन मेटल, आइसोटोप, ये सब आपको मिल जाएगा 9th तक। और आइसोटोन जो शब्द है, आइसोटोन शब्द के लिए आपको 11th पर मूव करना पड़ेगा। अगला है गाइस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो इसके लिए आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो 10th की बुक है उसमें भी दिया हुआ है, तो इसके लिए आप 10th की बुक से कर सकते हैं। मेंडलीव वाला आपको 10th में मिलेगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी 10th तक। अब ये जो ट्रेंड्स आप करेंगे, ट्रेंड्स कहाँ पर, ऊपर से नीचे जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर, डाउन द ग्रुप, अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, किसका साइज बढ़ रहा है, किसका रेडियस घट रहा है, बढ़ रहा है, या आयनाइजेशन एंथैल्पी पर क्या फर्क पड़ रहा है, ये सब आप 11th से करेंगे तो बेहतर रहेगा। चैप्टर 3 है ये, 11th क्लास का चैप्टर 3 है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल भी आपको 11th में मिल जाएगा, और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, ये टॉपिक भी आपको 11th में ही मिलेगा कि हाइड्रोजन कई बार मेटल की तरह काम करता है, कई बार नॉन मेटल की तरह, तो उसके लिए कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं मिल पाई। गाइस नेचर एंड बिहेवियर ऑफ एसिड, बेस, सॉल्ट, ये सब आपको मिल जाएगा 10th की बुक में। जो एसिड बेस का आधार है वो 10th की बुक में ही है। और क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस, ब्रोंस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट हो गया, लिविस थ्योरी, और रिलेटिव स्ट्रेंथ एसिड बेस, लोगरिथमिक पीएच स्केल, पीएच, पीओएच, पीकेडब्ल्यू, आयनिक इक्विलिब्रिया, ये सब जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया ये सब आप करेंगे अपनी 11th की बुक से। एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में भी हम 11th से ही पढ़ेंगे। सॉल्ट की क्लासिफिकेशन हम 11th से पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके लिए हमें 11th पर मूव करना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक लेवल पर सिर्फ उसे हमें टच करना है, एनसीईआरटी को खोलकर, ज्यादा डीप में नहीं जाना। केमिकल रिएक्शंस की बात करें गाइस, तो केमिकल रिएक्शंस के लिए 10th क्लास में जितना मटेरियल है काफी है, आपको सिर्फ यहाँ पर बैलेंसिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप 11th में मूव कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए आप 11th की बुक को खोल सकते हैं। फिर गाइस मेटल, नॉन मेटल, अब ये आपको 10th की बुक में बड़े अच्छे से दिया हुआ है। पोर्स के बारे में
एनरिचमेंट ऑफ ओर्स के बारे में, ये भी आपको बड़े अच्छे से 10th की बुक में दिया हुआ है। रस्टिंग, कोरोजन, ये सब भी 10th की बुक में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं एक आपको एडवाइस करूंगा, अगर टाइम बचे तब की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ये ओर्स वाला टॉपिक एक बार 12th की बुक से जरूर करें। ये ओर्स वाला जो टॉपिक है गाइस, ये 12th में भी दिया हुआ है, क्योंकि ओर्स के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सिनेबार है, इस तरह के और भी कई एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। उनको आप याद कर लें लिस्ट बनाकर, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब बात आती है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के लिए आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जैसा कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मॉडल्स, ये सब दिए गए हैं। यानी इसके लिए आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th की पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी, बहुत ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना। होमोलॉगस सीरीज वगैरह ये सब आपको 11th में मिल जाएगा, IUPAC नोमेनक्लेचर। अब आते हैं गाइस हाइड्रोकार्बन्स पर। गाइस अब बात करें कोल एंड पेट्रोलियम वाले चैप्टर की, तो पहले आप इस चैप्टर को करेंगे क्लास 8th की NCERT से, क्योंकि 8th क्लास में एक स्पेशल चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम के नाम से, तो पहले आप उसे खत्म करेंगे। उसके बाद आप हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर पर मूव करेंगे, जो आपको 11th क्लास में दिया हुआ है। इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट बच गया, ये आपको सब 11th क्लास की NCERT में मिलेगा। जो NCERT केमिस्ट्री पार्ट 2 है उसमें ये सब मिलने वाला है। इसके बाद जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सामने बच गई, ये सब आपको 12th क्लास की NCERT में मिलने वाले हैं, पर बिल्कुल बेसिक लेवल पर करना है, बहुत ज्यादा डीप में हमें नहीं घुसना। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में गाइस आपको गंगा एक्शन प्लान को अलग से पढ़ना है, और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं सब आपको NCERT में मिल जाएंगे। 9th 10th में ही ये दिए हुए हैं, और शायद 8th क्लास में भी इसका थोड़ा सा पोर्शन है पुरानी वाली बुक में। मैन मेड मटेरियल की बात करें, ये सब आपको 8th क्लास की NCERT में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई एक आध टॉपिक ना मिले, जैसे सीमेंट आपको 8th क्लास की NCERT में नहीं मिलेगा, सिरेमिक नहीं मिलेगा, पोर्सिलिन नहीं मिलेगा, ग्लास नहीं मिलेगा, कार्बन फाइबर नहीं मिलेगा, ये आपको 10th में मिल जाएगा। सोप डिटर्जेंट भी 10th में मिल जाएगा, पॉलीमर्स 8th में मिल जाएगा, प्लास्टिक्स भी 8th में मिल जाएगा, और प्लास्टिक्स का काफी अच्छा चैप्टर है 8th क्लास में, तो इसको आप वहां से कर सकते हैं। एक बार मैं लिख देता हूँ, प्लास्टिक आपको 8th में मिलेगा, पॉलीमर्स भी 8th में मिल जाएगा, सोप एंड डिटर्जेंट आपको 10th क्लास में मिल जाएगा। वैसे हम ये ऊपर पढ़ भी रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर भी सोप एंड डिटर्जेंट कवर होगा, जिसे हम 11 12 के NCERT से करने वाले हैं। बाकी के जो चैप्टर है कार्बन फाइबर, ग्लास, पोर्सिलेन, सीमेंट और सिरेमिक, ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप अपने 12th क्लास की NCERT में ढूंढ सकते हैं, वहाँ आपको बड़े अच्छे से मिल जाएंगे। अब आती है गाइस बायोलॉजी की बात। बायोलॉजी में जो टॉपिक्स हैं सारे ही वो दिए हुए हैं जो 9th और 10th लेवल के हैं, टॉपिक्स के नाम सारे वही हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, इस एग्जाम में सभी वो बच्चे बैठने वाले हैं जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये टॉपिक्स बहुत डीप लेवल में आने वाले हैं। तो जो भी टॉपिक आपका 10th 9th 10th का जो भी टॉपिक आपका 11th और 12th के साथ अलाइन हो रहा है, तो उन दोनों को हमें साथ में ही पढ़ना पड़ेगा, ताकि हायर लेवल के क्वेश्चंस भी हम अटेम्प्ट कर पाएं। लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है, इसके लिए पहले तो हमें 10th क्लास के NCERT से इसको पढ़ना है पूरा। फिर न्यूट्रिशन के लिए आपको 11th में कंटेंट मिल जाएगा काफ़ी, फोटोसिंथेसिस के लिए भी 11th में मिल जाएगा, इसी तरह रेस्पिरेशन, ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वहाँ पर मिलेगा, ये प्लांट फिजियोलॉजी में मिल जाएगा आपको 11th में, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये भी प्लांट फिजियोलॉजी। यानी यहाँ पर आपको एनिमल एंड प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। पहले आप 10th की बुक को कंप्लीट करिए, 9th और 10th की बुक को, उसके बाद जब टाइम बचता है तब आप मूव करेंगे 11th और 12th की NCERT पर बायोलॉजी के लिए, क्योंकि वो काफ़ी डीप लेवल पर हमें लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेगी। केमिस्ट्री के लिए हम जो NCERT पढ़ेंगे 11th की और 12th की, वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव पढ़नी है, सिर्फ कुछ गिना चुना ऊपर ऊपर का पढ़ना है, छोटे मोटे क्वेश्चंस ही वहां से सॉल्व करने हैं। लेकिन बायोलॉजी में आएंगे डीप लेवल के क्वेश्चंस, तो उसे हमें अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट के अंदर घुसकर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा 10th में। पहले 10th से करिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए और 11 12th में इस टॉपिक को ढूंढिए। रिप्रोडक्शन भी आपको पहले करना है क्लास 10th से, 8th में भी है रिप्रोडक्शन का कुछ पार्ट, पहले 8th और 10th को कंप्लीट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पहले आपको 10th से करना
पढ़ना है, उसके बाद आगे बढ़िए 12th क्लास की तरफ। ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें तो देखिए जितना कंटेंट है मैं कहूँगा 10th से बाहर जाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है एनसीईआरटी 10th क्लास में, तो जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, इतना ही काफ़ी है। नेचुरल रिसोर्सेज आपको 10th 9th और 10th में इजीली मिल जाएगा। टिश्यूज 9th में जितना दिया है मोर देन इनफ है, 9th ओनली, यहाँ पर जितना 9th में दे दिया बहुत है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब देखिए यहाँ पर प्लांटी और एनिमेलिया, तो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से यहाँ क्वेश्चंस आएंगे। पहले आप इसको 9th क्लास से पूरा करेंगे, टाइम बचता है, फिर आप 11th की तरफ मूव करेंगे। वाई डू वी फॉल इल डायरेक्टली अलाइन होता है 12th क्लास के एक चैप्टर से जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो वहां से भी कई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इस तरह आपको बायोलॉजी को अलाइन करके पढ़ना है। देखिए आप 11th और 12th की पूरी बायोलॉजी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो टॉपिक्स 9th और 10th के साथ अलाइंड है उन्हें ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। तो आपके पास क्लियर सिलेबस अवेलेबल है, कहाँ से क्या पढ़ना है मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। ज़्यादा मेहनत आपकी सिर्फ बायोलॉजी में ही लगने वाली है। और जैसे ये जो टॉपिक्स हैं, यहाँ पर जो हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे थे लाइफ प्रोसेसेस में, इन फिजियोलॉजी को आप इतना भी डीप लेवल पर मत पढ़िएगा कि सारा ही टाइम आप उसमें लगा दें, ऊपर ऊपर से पढ़िए, एंजाइम्स के नोट्स बनाइए, हॉर्मोन्स के नोट्स बनाइए, इस तरह जो मेन चीज़ें आपको मिले 11th 12th में उनको निकालना आपको पड़ेगा। तो देखिए थोड़ी मेहनत इस काम में लगेगी, लेकिन इतनी मेहनत तो एग्ज़ाम के लिए की जा सकती है जब आपको इतनी अच्छी सैलरी सिलेक्शन के बाद मिलेगी। सिलेक्शन के बाद कम से कम 75,000 आपके अकाउंट में आया करेंगे, 75 से ज़्यादा ही आएंगे जब आप ज्वाइन करेंगे, तो क्योंकि डीए बढ़ चुका होगा तो आपकी जो सैलरी होगी 75,000 से ज़्यादा ही आएगी। और हो सकता है 1 जनवरी के बाद 8th पे कमीशन की भी कुछ खबरें आ जाए तो आपकी सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। थैंक यू सो मच गाइस। जब मेरे पास कमेंट्स आते हैं तो उन कमेंट्स को देखकर उनका रिप्लाई करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पूरा दिन मैं लगा रहता हूँ उनका रिप्लाई करने में, और हर एक कमेंट का अभी तो मैं पर्सनली रिप्लाई कर ही रहा हूँ। अगर आप लोगों की दुआओं से चैनल ज़्यादा बड़ा हुआ तब भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रिप्लाई करता रहूँ। आप लोग ही मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, और आपसे डायरेक्टली जुड़कर मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरा वो टाइम दोबारा से जी रहा हूँ जब मैं भी आप लोगों की तरह एक एस्पिरेंट था और तैयारी करता था। तो गाइज अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट्स में बताइए, भर भर कर बताइए। आपको कुछ गलत लग रहा है तो वो भी आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप कमेंट्स में कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या कमी है, क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। तो दोनों ही तरह के कमेंट्स के लिए मैं रेडी हूँ, नेगेटिव, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।